नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की हुई अहम बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में हुए शामिल। सेवा संकल्प कार्यक्रम के साथ संगठन और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन करें राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में हो दुर्गा मां का जय घोष। आज अहमदाबाद में मनाया गया नेशनल स्पेस डे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मोढवानिया ने भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ज्यादा नवाचार के साथ नई सीमाओं के पार जाने का आह्वान। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य तेज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों समेत हजारों आपदा मित्र मोर्चे पर तैनात। और ईरान ने पड़ोसी देशों से अपने खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की दी चेतावनी। ईरान ने हॉर्मुज पर कहा, अमेरिका बदले अपना रवैया तभी खुलेगा हॉर्मुज। तो सबसे पहले बात बीजेपी मुख्यालय पर हुई बैठक और उसके बाद जो बयान सामने आए हैं उनकी बात करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बेहद अहम बैठक हुई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सेवा संकल्प कार्यक्रम के साथ संगठन और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। वहीं स्मृति ईरानी ने वंदे मातरम को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की जिन पंक्तियों को कांग्रेस कार्यालय में रोका गया उनमें मां दुर्गा की उपासना का भाव है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात करती है तो उसे मां दुर्गा के जयघोष वाले वंदे मातरम का पूरा मंचन कांग्रेस मुख्यालय में करना चाहिए। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है उसको वो कांग्रेस मुख्यालय और संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 33% महिला आरक्षण बिल को त्वरित रूप से लागू करने के संकल्प के माध्यम से जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को अपना सहयोग दे सकते हैं।
और अहमदाबाद में आज नेशनल स्पेस डे मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मोढवानिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की थीम रही विकसित भारत की ओर, वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व के लिए नवाचार, सहयोग और महत्वाकांक्षा। इस दौरान इसरो की उपलब्धियां, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने वाली पहलों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति और रणनीतिक बढ़त का भी अहम आधार बन चुकी है। शेखावत ने स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी को लेकर कहा कि निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका का मतलब इसरो जैसी संस्थाओं की अहमियत कम करना नहीं है, बल्कि निजी भागीदारी अंतरिक्ष के अवसरों का लोकतांत्रिकरण है। प्रसन्नता है कि आज भारत तीसरा नेशनल स्पेस डे यहाँ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार इसके लिए सृजित किया गया। महान वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक सपूतों ने उनके अनुभव के आधार पर, उनकी प्रतिभा के आधार पर और उनके परिश्रम के आधार पर जिस तरह का मुकाम भारत ने हासिल किया है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं। आइए और भी बड़े सपने देखें, ज्यादा इनोवेशन करें और नई सीमाओं को पार करें। और प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही एक वीडियो भी साझा किया। मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करता है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ संवाद किया। सीईओज ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार के द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में मिलकर काम करने की बात कही। हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए
कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। फिर से लेट। बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आयोग की मिस्ड कॉल सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सीवर में होने वाली मौत की रोकथाम के लिए मशीनों के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया। साथ ही समाज के अनदेखे नायकों को सम्मान और पहचान दिलाने की बात कही। की समाज से जुड़े हुए बहुत से ऐसे अलग अलग स्थानों पे अनसंग हीरोज हुए हैं जो गुमनाम हीरो की तरह हैं। तो उनके कोई स्मारक बनेंगे तो निश्चित रूप से लोग देखने भी आएंगे, उनकी वीरता के कार्यों को वो समझेंगे, उनके समाज में किस तरह का बलिदान उन्होंने किया, समाज को एक रखने का कैसे काम किया, अंग्रेज़ों से कैसे उन्होंने लोहा लिया, किस तरह की जो उस समय उनके पास ऐसी ताकत आई जिसके कारण समाज के लिए वो इतना बड़ा काम कर गए। वो सब चीज़ों का एक म्यूजियम के माध्यम से हर स्थान पे बनाने का एक प्रयास करेंगे। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय रसोइया सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के तौर पर वो इसमें शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेश की 11 रसोइयों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में करीब 1500 रसोइयों ने हिस्सा लिया। सरकार की इस योजना के तहत राज्य के करीब 3,54,000 मिड डे मील रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले रसोइयों को केवल 1,000 रुपए मिलता था और वो भी कभी मिलता था और कभी नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। और जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीबों के हक में, उसको रोकते थे और गरीब का पैसा अब सीधे उनके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सकें। इसके माध्यम से, इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपया मिलता था और वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी।
एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक सोमवार यानी 24 अगस्त को संसद भवन एनेक्सी में होगी और बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी करेंगे। बैठक में संविधान के 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न पक्षों और विशेषज्ञों के विचार सुने जाएंगे। बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम के साथ संवाद से होगी। इसके बाद समिति के सदस्य दिल्ली के पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ चर्चा करेंगे और दोपहर में नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के प्रतिनिधियों से भी समिति विचार विमर्श करेगी। गौरतलब है कि समिति एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों से लगातार सुझाव ले रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कल से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेगा। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, युवाओं और भावी मतदाताओं को चुनावी प्रणाली से जोड़ने और चुनावी साक्षरता बढ़ाने पर जोर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO से भी संवाद करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग, डायरेक्टर जनरल मीडिया आशीष गोयल, डायरेक्टर जनरल IT डॉक्टर सीमा खन्ना समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। दौरे की शुरुआत लखनऊ के कॉल्विन तालुकदार कॉलेज में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम से होगी। इसके बाद ज्ञानेश कुमार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ELC 2.0 और ECI नेट पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में ELC और ECI नेट से जुड़े सम्मेलन 3 चरणों में लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ चरण में 20 जिलों के निर्वाचन अधिकारी और संबंधित अधिकारी हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी ELC के जरिए जागरूकता अभियान चला रहा है। दौर के दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त करीब 500 BLOs इनके साथ संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर चुनाव व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा करेंगे। और दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल की केंद्रीय हड्डी रोग संस्थान ने पहली बार रोबोट असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया है और ऑर्थोपेडिक चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 22 अगस्त को 75 वर्षीय आर्थिक रूप से कमजोर मरीज का घुटना प्रत्यारोपण आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया। इसके साथ ही अस्पताल में रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की शुरुआत हुई। अस्पताल की निदेशक डॉक्टर कविता शर्मा के सहयोग और प्रोत्साहन से ये सुविधा शुरू की गई। और बंगाल की खाड़ी में शनिवार को बड़ा समुद्री हादसा हुआ। पनामा के झंडे वाला कार्गो जहाज MV ओशन विनर शनिवार को संपर्क टूटने के बाद डूब गया। जहाज में 24 क्रू सदस्य सवार थे। इसमें 20 चीनी नागरिक, म्यांमार के 3 नागरिक और 1 बांग्लादेश का नागरिक शामिल था। भारतीय तटरक्षक बल ने अब तक 2 लोगों को बचा लिया है जबकि बाकी क्रू सदस्यों की तलाश जारी है। भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक जहाज डूबने से पहले MV ओशन विनर से संपर्क टूटने की जानकारी मिली थी। जहाज ओडिशा के पारादीप तट से करीब 240 मील दूर पर था। यह जहाज शुक्रवार को ओडिशा के तट से रवाना हुआ था और इसमें सिंगापुर के लिए आयरन ओर ले जाया जा रहा था। बचाव अभियान में मदद के लिए समुद्र में मौजूद ICG के जहाज वरद और अनमोल को तैनात किया गया है जबकि अभियान को और मजबूत करने के लिए श्रीविजयपुरम से विजित जहाज को भी भेजा गया है। और मणिपुर के इंफॉल में हजारों महिलाओं ने मशाल रैली निकालकर मतगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC लागू करने की मांग की है। इस मौके पर महिला प्रदर्शनकारियों ने राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान और नागरिकता का सत्यापन करने की मांग को लेकर नारे भी लगाए। महिलाओं ने NRC प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि मतगणना से पहले उनकी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। और देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बारिश ने जहां कई इलाकों में गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं कई जगहों पर मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं।
मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फर्रुखाबाद में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश के 19 जिले अब तक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 14 जिलों में अभी भी बाढ़ का असर है। प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के साथ नाव, मोटर बोट, बचाव और मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है। कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के 258 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने देश के करीब 25 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। उधर पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और जमीन धंसने का खतरा बढ़ गया है। कई जगहों पर चट्टानें गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं। और ओडिशा में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 24 और 25 को क्योंझर और मयूरभंज जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ओडिशा के कई निचले इलाकों में पहले से ही बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। बिगड़ते हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और राहत और बचाव टीमों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा और फिर किए गए वादे पूरा करेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रेजाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने बातचीत में धोखा दिया है। रेजाई ने कहा कि अमेरिका पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, उसके बाद ही हॉर्मुज खोलने पर बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अमेरिकी आर्थिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी यानी नया अमेरिकी इलाका बताया है। ट्रंप इससे पहले 18 अगस्त को भी हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कह चुके हैं। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया है। रेजाई ने कहा कि ट्रंप के ईरान पर हमले से दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर डर और बढ़ गया है। उनका कहना है कि अब दूसरे देशों को भी लग सकता है कि बिना परमाणु हथियार के वे सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंधों और आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा या उसके साथ कारोबार या वित्तीय लेन देन रखेगा, उसे भी गंभीर आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। और अब खेल की खबर। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कोलंबो में खेला जा रहा है। मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 18 के स्कोर पर लाहिरू कुमारा की गेंद पर आउट हुए। वहीं असिथा फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को 45 रन के स्कोर पर बोल्ड आउट कर दिया। हालांकि इसके बाद तीसरे विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल के बीच 120 रन की साझेदारी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। शुभमन गिल 50 के स्कोर पर असिथा फर्नांडो की गेंद पर डेकबेला को कैच थमा बैठे। ऋषभ पंत 3 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए। इस टेस्ट के लिए टीम में एक बदलाव भी किया गया है। स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह सारांश जैन को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 165 रन से जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम की नज़र कोलंबो टेस्ट को जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर है।
भारतीय टीम ने कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें टीम को सिर्फ 3 में जीत मिली है। 2 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। और पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी केविन कास्त्रो का एक मैत्री मैच के दौरान मैदान पर गिरने के बाद निधन हो गया। वो 25 वर्ष के थे। लिस्बन फुटबॉल संघ और उनके क्लब रियल स्पोर्ट क्लब ने शनिवार को कास्त्रो के निधन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दिन में मालवीरा के एस्टाडियो दास साइक्लास स्टेडियम में एस्ट्रेला की आमाडोरा के खिलाफ सत्र पूरे मैच के दौरान कास्त्रो मैदान पर गिर पड़े थे। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।